2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनिजम्स को आपने क्लासिफाई किया, हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा यूनिट जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं वो है किंगडम। अब पुराने ज़माने में जब ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते थे तो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज़े तौर पे दो तरह के नज़र आते थे। एक तो वो कि जिसके आप पास जाते हैं तो वो फौरन आपसे दूर भागता है, या आप उसको मारने लगे या कुछ और करने लगे तो वो फौरन रिएक्ट करता है, भाग जाता है या आपके ऊपर हमलावर हो जाता है। उसको हमने नाम दिया था एनिमल्स का। दूसरे मुकाबले में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, आप उसे काटें, मारें, जलाएं, डंडे बरसाएं उसके ऊपर, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, वो भी लिविंग, तो उनको हम कहते थे प्लांट्स। ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स थे, दोनों वाजे तौर पे मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन वाजे तौर पे ये भी पता लगता है कि दोनों ही लिविंग हैं, वक्त के साथ ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज दोनों के अंदर हैं। तो आज से 1000 साल पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते थे, प्लांट्स और एनिमल्स। हमें कोई बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इल्म नहीं था, तो हमें पता नहीं था कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ठीक है जो थोड़े बहुत इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं 150 हजार ऑर्गेनिजम्स, उनका ही पता था और उनको आप दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते थे इजी। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ट्रॉफी खाने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, ऑटो का मतलब खुद, तो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, दूसरे। हेट्रोट्रॉफ जो दूसरों से खुराक चुरा कर खाते हैं, मसलन प्लांट से या दूसरे एनिमल्स को मार के उनसे खुराक ले लेते हैं। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ था, लेकिन फिर माइक्रोस्कोप इजाद हो गई या लोगों ने नए नए ऑर्गेनिजम्स ढूंढ के इकट्ठे करना शुरू कर दिए, म्यूजियम्स बना लिए और वहां पे तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स रख लिए, तो हमें पता लगा कि भाई ये सारे ऑर्गेनिजम्स इन दो कैटेगरीज में फिट नहीं बैठते। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया को फिर शुरू में रख दिया गया प्लांट्स में कि चलो भाई इनके पास भी सेल वाल है तो ये भी प्लांट्स के साथ ही रख दो। इसी तरह बाज ऑर्गेनिजम्स मसलन यूग्लिना है जिसके अंदर सेल वाल नहीं होती लेकिन क्लोरोफिल होता है, प्लांट जैसा है कि क्लोरोफिल है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, लेकिन सेल वाल नहीं है। तो अगर सेल वाल की बुनियाद पे बैक्टीरिया वहां पे रखे थे तो यूग्लिना को कहां पे रखें, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सेल वाल नहीं है। तो इसी तरह अब आप देखेंगे प्रोकैरियोट किधर इतना सिंपल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम, और किधर यूकैरियोटिक प्लांट है, दोनों को एक ही किंगडम में डाल दिया, तो वो कंफ्यूजिंग था। साइंसदान उसके ऊपर लड़ते झगड़ते रहते थे कि ये तरीकाकार आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन कोई और तरीका उस वक्त तक अवेलेबल नहीं था। तो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में प्रपोज किया कि क्यों ना एक तीसरा किंगडम बना दिया जाए और सारे प्रॉब्लमैटिक ऑर्गेनिजम्स को उसमें डाल दें। ठीक है, तो उसने तीसरा किंगडम प्रपोज किया, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके अंदर बैक्टीरिया और यूग्लिना और पैरामीशियम और इस तरह के सारे जो नए नए माइक्रोस्कोप की वजह से ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे वो सारे उस तीसरे किंगडम के अंदर डाल दिए। ई चैटन ने बाद में ये देखा कि भाई जो ये सेल्स हैं मसलन प्रोकैरियोट, आपने प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा मतलब पहले वाले सिंपल वाले, तो ये जो प्रोटिस्टा वाले सेल्स हैं इनको माइक्रोस्कोप में लगा के देखें, ये सारे एक जैसे नहीं हैं। कुछ उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, कुछ उनके पास बड़ा वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है दोनों का। तो उसने सजेस्ट किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं। उसने दो टर्म्स, ये दोनों टर्म्स उसकी इजाद है ई चैटन की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के उसमें न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो फिर इसी तरह एक और ऑर्गेनिज्म था जिसका मसला पहले से था लेकिन लोग इग्नोर करते रहते थे, फंजाई, कि उनको किधर क्लासिफाई करें, कि वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और वो उनके पास सेल वाल भी है, फिर हैं भी वो प्लांट जैसे कि उनको मारें, डंडे बरसाएं, जो मर्जी करें, वो भी भागते नहीं है, लेकिन है हेट्रोट्रॉफ। तो रखें कहां पे उनको, प्लांट में रखें या एनिमल में रखें? तो पुराने जमाने में क्योंकि वो पौधे की तरह ही ग्रो कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं,
तो वो उसकी वजह से उनको प्लांट्स में ही रखते थे। आपकी बुक में भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो कई जगह पे प्लांट्स के साथ ही फंजाई का भी तस्करा आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो भी फंडामेंटली डिफरेंट हैं, बिल्कुल एक अलग ही कहानी उनकी भी है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फिर रॉबर्ट विटेकर ने क्लास ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑर्गेनिज्म खुराक कैसे हासिल कर रहा है, उसकी बुनियाद पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले डिवाइड कर दें कि उसके पास सेल्स कैसे हैं, न्यूक्लियस वाले हैं या बगैर न्यूक्लियस वाले हैं, ठीक है, तो उसकी बेस पे आप उनको अलग कर दें। किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जाए, ठीक है, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कई मल्टीसेलुलर भी हैं लेकिन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यहां पर रख दिया कि जो किसी दूसरे किंगडम में क्लासिफाई करना जिनको मुश्किल है, लेकिन वो एनिमल प्लांट या फंजाई जैसे हैं तो उनको प्रोटिस्टा में डाल दें। फिर प्लांटी हैं जो यूकैरियोटिक हैं और अब न्यूट्रिशन के एतबार से डिवाइड करना शुरू कर दें कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि उनके पास न्यूक्लियस भी है और वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो वो प्लांटी में आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे फंजाई हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और यूकैरियोटिक भी हैं, यानी कि उनके पास न्यूक्लियस भी है। अब हेट्रोट्रॉफी में भी दो तरह से होती है हेट्रोट्रॉफी। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसने चक्की मार के दूसरे का हिस्सा बोटी नोच के खा जाते हैं, ठीक है, चाहे पौधे को नोच के खाएं चाहे किसी दूसरे एनिमल को खाएं, लेकिन वो पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, इंजेस्ट कर लेते हैं, निगल लेते हैं चीजों को, ठीक है। और उसके मुकाबले में फंजाई हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि खाने के ऊपर थूक फेंका, डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको अपनी जड़ों से या जिस तरह भी एब्जॉर्ब करके पी गए उसको। तो वो खाते नहीं है चीजों को, पेट नहीं है उनका के अंदर रख के डाइजेस्ट कर ले, बल्कि बाहर ही एंजाइम डाल देते हैं, उन चीजों को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट की हुई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पी जाते हैं। तो फंजाई यूकैरियोटिक हैं और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इनको हम कॉमनली रिड्यूसर्स कहते हैं। उसके मुकाबले में एनिमल्स यूकैरियोटिक हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, इनको हम अमूमन कंज्यूमर्स कहते हैं, ये चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो अब इन पांचों की प्रॉपर डेफिनेशंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती हैं, आगे जिंदगी में कभी अगर टेस्ट इंटरव्यू वगैरह देंगे बायोलॉजी से रिलेटेड तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लांट्स हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, फंजाई हैं हेट्रोट्रॉफ्स हैं, डीकंपोजर्स भी इनको हम कहते हैं, ये पहले से डाइजेस्ट की हुई फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, चीजों को निगलते नहीं हैं, और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। एनिमल्स हैं तो ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये बड़े बड़े टुकड़े अमूमन इंजेस्ट कर लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के। प्रोटिस्टा हैं तो इनके अंदर ऐसे तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो ऊपर वाले तीन में फिट ना बैठते हों उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, और प्रोकैरियोट्स तो पहले ही अलहदा हो गए थे। अच्छा, तो डेफिनेशंस आपने इनकी याद रखनी है। बाद में लिन मार्गुलिस और कार्लिन श्वार्ट्स ने इन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को फर्दर इंप्रूव किया। किन बातों की बुनियाद पे? नंबर एक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वही प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के खुराक कैसे हासिल करते हैं, पहले भी हमने किया था। फिर साथ ही साथ साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन की बुनियाद पर। साइटोलॉजी यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जेनेटिक्स उनकी जीन्स की स्टडी, और ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, ये कौन से ऑर्गेनेलिज हैं,
ये है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। हमने याद करें बात की थी कि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है। पुराने जमाने में ये बैक्टीरिया थे जो आजादाना फिर रहे थे। एक दिन वो शेर और चूहे वाली कहानी आपने सुनी हुई है कि वो बड़ा सा शेर था, वो सो रहा था, चूहा आया उसके बालों में फुदकने लगा, उसको वहां पे बाल नरम नरम अच्छे लगे तो शेर उठ गया। तो उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने कहा मुझे ना खाओ, मैं तुम्हें किसी दिन को फायदा दूंगा। उसने कहा तुम तो छोटे से हो, तुम्हारा मुझे क्या फायदा होना है। लेकिन खैर उस टाइम उसका पेट भरा हुआ था तो उसने चूहे को छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद शिकारी आए, उन्होंने शेर को जाल लगाया और शेर जाल में फंस गया। तो चूहा आया, उसने अपने दांतों से जाल को कुतर दिया तो उसको फायदा हो गया। तो वही कहानी हमारे सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया की भी है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जनाब घूम फिर रहे थे किसी जगह पर, वो हमारा सेल गया, साइज में बड़ा था, जाकर उसको खाने लगा। वो करता ही ये था, दूसरे छोटे मोटे गरीबों को खा खा के गुजारा करता था। तो वो जब उसको खाने लगा, जैसे ही उसने आगे सूडोपोडिया बढ़ाकर उसको जनाब घेरा, उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट किया, अभी लाइसोसोम आ ही रहे थे, तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया कि भाई मुझे ना खाओ, मैं तुम्हें फायदा दूंगा। उसने कहा तुम मुझे क्या फायदा दे सकते हो, तुम तो छोटे से हो। उसने कहा वो देखो तुम्हारा वो कूड़े की टोकरी पड़ी हुई है। उसने कहा हाँ ये मैं फेंकने जा रहा था, बस थोड़ी देर में फेंक दूंगा। उसने कहा ये मुझे दे दो। तो वो जनाब माइटोकॉन्ड्रिया ने उस कूड़े की टोकरी में से गंद बला उठाया जिसको उस सेल ने जाया करने के लिए रखा हुआ था, और उससे एनर्जी बनाना शुरू कर दी। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से आपका सेल तकरीबन 4 एटीपी बना सकता है सिर्फ। उसने तकरीबन 30 एटीपी उस जाया शुदा कूड़े से बना कर दिए। यानी कि ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है पायरुविक एसिड में, 4 एटीपी निकले, पायरुविक एसिड बाहर फेंक दें। लेकिन उसने उस पायरुविक एसिड से 30 एटीपी बना के दिए, 8 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसने कहा वाह भाई तुम तो बड़े काम के हो। तो आइंदा से उसने कहा तुम यहीं पे ही मेरे साथ ही रहो, बाहर ना तुम्हें मैं जाने दूंगा, ना कोई और तुम्हें खाएगा ना मारेगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो वो उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई कि वो मुफ्त में बैक्टीरिया को खाना खिलाते रहते हैं, बदले में बैक्टीरिया आपको एनर्जी बना बना कर दे रहे हैं। ये कहानी आप अगर देखें तो बारहा रिपीट हुई है। हमने बात की थी कि यही तरीकाकार हमने वो भेड़ियों के साथ भी किया, गाय बकरियों के साथ भी किया, मुर्गियों के साथ भी किया कि हम उनके बच्चों को खिलाते पिलाते रहते हैं, बदले में उनके बच्चों को खा भी जाते हैं।